नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण का रण है तैयार, हुंकार है, ललकार है और अब चारों तरफ सिर्फ यलगार है। जमीन कांप रही है मिसाइलों की धमक से, आसमान चीख रहा है ड्रोनों की गर्जना से और सरहदों पर हो रही है बमों की बारिश जिसने इंसानियत को सिहरने पर कर दिया है मजबूर। दुनिया के कई कोनों में आज कोहराम मचा है। कहीं खंडहर होती इमारतें, कहीं शमशान बनती बस्तियां, कूटनीति के पन्ने जल चुके हैं और बारूद की गंध अब हवाओं में घुल चुकी है और शांति की बातें अब इतिहास की किताबों में दफन हो रही हैं, क्योंकि आज की हकीकत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। महाविनाश के इस ट्रेलर को आपको दिखाएं और समझाएं कि क्या दुनिया उस मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। दुनिया इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर है जिसकी एक चिंगारी पूरे वजूद को खाक कर सकती है। एक तरफ यूरोप का वो कोना जो 4 साल से शमशान है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की धरती धधक रही है। और आज की ये 3 तस्वीरें बताते हैं पूरे हालात को, दुनिया की बर्बादी की गवाही दे रही हैं। इन 3 तस्वीरों में जिद, तबाही और अपनों का विद्रोह छिपा हुआ है। पहली तस्वीर देखिए, 4 साल 48 महीने और हजारों बेगुनाहों का लहू। यूक्रेन की गलियों में आज सिर्फ सिसकियां हैं और ये खूनी खेल आखिर कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता। लोग मर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, मुल्क विधवाओं का देश बनता जा रहा है। सवाल यही, क्या ये जंग दशकों तक चलती रहेगी? क्या मानवता इस कहर के आगे पूरी तरह से हार चुकी है? अब जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, ये पुतिन की उस जिद की जिसके आगे दुनिया की हर अपील बेअसर है। पुतिन का मिशन क्लियर है, यूक्रेन पर रूसी ध्वज फहराना ही है। कीमत चाहे जो भी हो चुकानी हो, चाहे हजारों सैनिक और मारे ही क्यों ना जाएं, चाहे परमाणु मिसाइलें ही क्यों ना दागनी पड़े, पुतिन कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और ये सुपर पावर की वो सनक है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लेकर आ गई है। और जो तीसरी तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो ईरान को मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरते हैं, लेकिन तभी व्हाइट हाउस के भीतर से विद्रोह की आवाज उठ जाती है। ट्रंप के अपने ही जनरल डैन केन ये कह रहे हैं और ट्रंप की हवा निकाल रहे हैं कि ईरान से लड़ना आसान नहीं है साहब। ट्रंप की जिद और सेना के जनरलों की चेतावनी ने भी अमेरिका को 2 फाड़ कर दिया है। सवाल ये कि क्या ट्रंप अपने अहंकार की खातिर अमेरिका की फौज को आंख में झोंक देंगे? तो ये है वो 3 तस्वीरें जो आज सोचने पर मजबूर कर रही हैं, हालात को दर्शा रही हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और आक्रमण की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करते हैं। जंग को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। जी हां, बड़ी खबर आई है सामने। बड़ी खबर ज़ेलेंस्की की तरफ से आई है, यानी यूक्रेन जंग को लेकर अब यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान है। 4 साल के युद्ध से अब देश थक चुका है। थकान के बावजूद शर्तें मानना मुश्किल है। युद्ध का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुतिन। अमेरिका को ज्यादा दबाव डालना चाहिए, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। और ये कहा कि अगर शर्तें मानने का दबाव बनाया मतलब संप्रभुता खोना है और उसके लिए यूक्रेन बिल्कुल तैयार नहीं है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ये एक बार फिर से ज़ेलेंस्की की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। 4 साल हो चुके हैं इस पूरे युद्ध को। 4 साल पूरे होने के बाद में 5वें साल क्या हालात बदलेंगे, इसकी तस्वीर फिलहाल दूर दूर तक संभव होती हुई नजर नहीं आती। तो क्या एक बार फिर से वही तकरार और वही आक्रमण का वार नजर आएगा? जंग को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान तो इसी और एक तरह से दर्शाता है। और इसी बीच आइए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग ज़ेलेंस्की अब 4 साल के युद्ध से थक भी चुके हैं और नाराज भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगातार नाराजगी जता रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन पर ट्रंप पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहे, ज़ेलेंस्की का कहना है। ट्रंप को पुतिन पर दबाव बनाना ही चाहिए और हम बच्चे नहीं कि प्लेट में सजाकर अपना देश हम यूं ही रूस को दे दें, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। शांति वार्ताओं में अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है और सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा गारंटी का है, जो अभी तक हमें मिल नहीं पा रहा। ये ज़ेलेंस्की बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से 5वें साल में ये युद्ध प्रवेश कर गया है, तो ज़ेलेंस्की भी क्या हताश हो गए हैं और यही हताशा उनके इस बयान के साथ में अब नजर आती है। समझिए, 4 साल की जंग में ज़ेलेंस्की थक चुके हैं।
4 साल की जंग में यूक्रेन थक चुका है और ट्रंप क्यों खरी खरी एक तरह से ट्रंप को सुना रखे हैं, वो भी आइए आपको बताते हैं। दरअसल 4 साल की जंग से अब कहीं ना कहीं यूक्रेन भी थक रहा है। आम लोग और सैनिक दोनों थक चुके हैं। देश थक चुका है, लेकिन देश झुकेगा नहीं। रूस की शर्तें कभी नहीं मानेंगे, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। शर्तें मानने का मतलब है संप्रभुता को खो देना। लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अस्तित्व की। कुछ देने का मतलब सब कुछ देना होगा, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन की जिद का ही ये एक तरह से युद्ध है। ट्रंप को पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप बना नहीं रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने क्लियर कट कहा। पुतिन पर ट्रंप पर्याप्त दबाव नहीं डाल पा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि युद्ध खत्म होने की बजाय सिर्फ खिंचता जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई, रूस और यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है। Mi-28 हेलीकॉप्टर से दरअसल अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर मिसाइलें दागी गई हैं। रूसी बैटल ग्रुप का बारूदी प्रहार भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। रूस का यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर बड़े हमले की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर Mi-28 हेलीकॉप्टर से बड़े हमले को अंजाम दिया और ऐसा हमला जहां पर सिर्फ तबाही थी। यूक्रेन की सैन्य पोस्ट पर मिसाइल दागी और रूसी बैटल ग्रुप का दरअसल ये एक तरह से अटैक था और यूक्रेन को बड़ा डैमेज इस हमले से हुआ है, ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है। 4 साल 48 महीने और अंतहीन तबाही। यूक्रेन की धरती से आज भी सिर्फ त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही है। एक हंसता खेलता मुल्क आज विधवाओं और अनाथों का देश बन चुका है। मिसाइलों की कहर ने लाखों आशियाने राख कर दिए, लेकिन जंग की आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। सवाल यही, आखिर कब थमेगा ये खूनी खेल और कितनी जानें लेगा ये बारूद। 24 फरवरी 2022 सुबह के 4:30 बजे थे जब रूस के टैंकों की गड़गड़ाहट ने यूरोप की नींद उड़ा दी थी। आज ठीक 4 साल बीत चुके हैं, 48 महीने, 1461 दिन और नतीजा सिर्फ मौत, सिर्फ मलबा और सिर्फ शमशान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा था। सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है कि इंसानियत कितनी बार हारी। पुतिन के एक हुंकार और यूक्रेन दहल गया। इसे नाम दिया गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। मकसद नाजीवाद का खात्मा और यूक्रेन का निशस्त्रीकरण। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद बताकर रूस ने जो खेल शुरू किया वो कीव की दहलीज तक पहुंच गया। बुचा की वो गलियां याद कीजिए जहां लाशों के अंबार ने दुनिया की रूह कपा दी थी। सड़क पर पड़े वो बेगुनाह शव चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जंग नहीं, ये नरसंहार है। इसी का नतीजा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के नाम का वारंट जारी कर दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से रूस भेजा था। लेकिन यूक्रेन झुका नहीं। पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पुतिन को नहीं थी। खार्किव और खेरसॉन में रूस को पीछे हटना पड़ा। बाखमुत की गलियां सैनिकों के खून से लाल हो गईं। और फिर आया वो मोड़ जिसने रूस की नींव हिला दी। वैगनर ग्रुप की बगावत। येवगेनी प्रिगोजिन, वो शख्स जो पुतिन का शेफ था, बागी बन गया। हालांकि 2 महीने बाद एक रहस्यमयी विमान हादसे में प्रिगोजिन का अंत हो गया। संदेश साफ था, पुतिन से टकराने वाले का हश्र यही होता है। अब जंग से यूक्रेन तो कर रहा है प्रश्न, दर से ज्यादा मौतें कहीं ज्यादा हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं उसमें एक बड़ा तनाव है जनसंख्या संकट का। जनसंख्या संकट की कगार पर खड़ा हुआ है। यूक्रेन की प्रजनन दर 1 से नीचे चली गई है। कामकाजी आबादी में
40% तक गिरावट आ गई है। वहीं 2024 में यूक्रेन में 4,95,090 मौतें दर्ज हुई। जन्मों से लगभग 3 गुना ज्यादा यहां पर मौतें हुई हैं। युद्ध की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। 1 लाख से करीब 1,40,000 यूक्रेनी लोगों की मौत की खबर इस दौरान इस युद्ध में इन 4 सालों में आई। तो क्या जंग से यूक्रेन उजड़ रहा है? लोग अपने ही देश को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इन 4 सालों में कई लोगों की जानें भी गई हैं। दरअसल उजड़ता यूक्रेन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 5.9 मिलियन से ज्यादा लोग अभी तक यूक्रेन छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। 5.4 मिलियन यूरोप के देशों में शरण लिए हुए हैं। तो करीब 44% शरणार्थी महिलाएं और 30% बच्चे इसमें शामिल हैं। 2019 की अगर बात करें तो यूक्रेन की जो आबादी 4.5 करोड़ हुआ करती थी, 2023 आते आते वो 3.7 करोड़ एक तरह से रह गई है, यानी कि इतनी आबादी घट गई है। अब 2050 तक के लिए बताया जा रहा है कि ये आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास सिमट सकती है। मौतों में लगातार बढ़ोतरी है, जन्म दर में लगातार गिरावट है, कम प्रजनन दर का सीधा असर यहां पर नजर आता है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर है। कम बचतकर्ता, कम उपभोक्ता और नए विचारों की कमी। युद्ध मोर्चे पर टिके रहने के लिए संसाधनों की जरूरत है। इन सारी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं यूक्रेन जूझ रहा है और इसीलिए कहा जाए कि यूक्रेन उजड़ रहा है। देखिए, वक्त बदला, जंग की फितरत अब और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। 2024 की वो तारीख याद कीजिए जब पुतिन ने दुनिया के नक्शे पर अपनी ताकत का वो खौफनाक चेहरा दिखाया जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक नाटो के पसीने छुड़ा दिए। ये सिर्फ बमबारी नहीं थी, ये सुपर पावर होने का ऐलान था। जब आसमान को चीरती रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के चप्पे चप्पे को शमशान बनाना शुरू किया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। नेटो के आधुनिक रडार फेल हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम खिलौना साबित हुए और पुतिन की हुंकार ने बता दिया कि रूस अब रुकने वाला नहीं है। तो 2024 में रूस ने अपने तरकश से वो तीर निकाला जिसकी काट पश्चिमी देशों के पास थी ही नहीं। हाइपरसोनिक रफ्तार और परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। नेटो के जनरल नक्शों पर सिर पटकते हुए दिखे क्योंकि पुतिन ने जंग के नियम बदल दिए थे। ये कब्जे की नहीं, ये वजूद मिटाने की जंग बन चुकी थी। पूरी दुनिया को लगा था कि रूस घुटने टेक देगा, लेकिन 2024 के उस रण क्षेत्र ने गवाही दी कि जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। नेटो की धमकियां अब सिर्फ कागजों पर रह गईं और जमीन पर सिर्फ रूस का बारूद बोल रहा था। उधर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने भी पुतिन का साथ दिया। कुर्स में घुसी यूक्रेनी सैनिक को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है और जेलेंस्की के पास न सैनिक बचे हैं, न ही पर्याप्त गोला बारूद बचे हैं। 2025 में दुनिया ने देखा पावर का सबसे बड़ा शिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप वापस आए और आते ही पासा पलट दिया। 28 फरवरी 2025 व्हाइट हाउस की वो तारीख जब पूरी दुनिया ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोक झोंक देखी। ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि मदद बंद करो। यूक्रेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अमेरिका को वो अपना सबसे बड़ा ढाल मान रहा था, उसी ने पीठ दिखा दी। ट्रंप का शांति मसौदा यूक्रेन के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं था। इलाके छोड़ो और रूसी शर्तें मानो। जेलेंस्की के लिए ये करो या मरो की स्थिति बन गई। अबू धाबी से जिनेवा तक बैठकों का दौर जारी रहा। फाइलों पर हस्ताक्षर की कोशिशें होती रही, लेकिन हकीकत में सिर्फ बम बरस रहे हैं। रूस डोनबास मांग रहा है, यूक्रेन अपनी संप्रभुता। लाखों लोग ठंड और अंधेरे में ठिठुर रहे हैं क्योंकि ऊर्जा नेटवर्क तबाह हो चुके हैं। 4 साल बाद भी सवाल वही खड़ा है, ये जिद कब थमेगी? क्या ये जंग दशकों की जंग बन चुकी है? फिलहाल शांति की कोई किरण नजर नहीं आती। नजर आता है तो सिर्फ धुआं,
बारूद और आने वाली पीढ़ी की बर्बाद विरासत। और अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने किया है तबाही मचाने वाला हमला, ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने दरअसल लॉन्ग रेंज ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया है। ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर एक साथ कई ड्रोन दागे हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। यहाँ पर जहां नजर जाएगी सिर्फ तबाही नजर आएगी। आसमान पूरे काले धुएं से था, दूर से लपटें नजर आ रही थी। दरअसल जिस जगह पर हमले को अंजाम दिया है यूक्रेन ने, वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब था, जहां पर एक साथ कई ड्रोन दागे गए हैं। अब बड़ी बात यह कि लगातार रूस हमलों को अंजाम दे रहा है, तो पलटवार यूक्रेन भी उसी शिद्दत से कर रहा है, उसी तीव्रता से कर रहा है। वहीं युद्ध के चक्रव्यूह में अब रूस फंस चुका है, ऐसा भी बड़ा दावा किया जा रहा है। ऐसा क्यों? युद्ध के चक्रव्यूह में रूस कैसे फंसा है, आइए बताएं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि रूस में अभी भी बड़े पैमाने पर पलायन भले नहीं हो रहा हो, लेकिन यहाँ की स्थिति जरूर बदल चुकी है। 2023 में 27,807 लोगों का एक तरह से प्रवासान हुआ। साल 2024 आते आते ये आंकड़ा और भी ज्यादा नेगेटिव की तरफ चला गया। रूस में मौत भी जन्मों से कहीं ज्यादा है। यूक्रेन के मुकाबले रूस में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाए कि बहुत अच्छी परिस्थिति भी नहीं है। रूस को युद्ध में भारी सैन्य नुकसान हुआ, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। करीब 12 लाख हताहत हुए हैं, यानी कि 12 लाख लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान घायल या लापता भी इसी में शामिल हैं। फरवरी 2022 से अभी तक करीब 3,25,000 मौतें इस दौरान हुई हैं, या ये कहा जाए कि रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ। अब रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी हुई है। कैसे, समझिए। 2019 में जब 14 करोड़ 70 लाख की आबादी थी, खासतौर से अगर बात की जाए रूस की, लेकिन 2023 आते आते ये आबादी कम हुई, लगभग 14.5 करोड़ की। प्रजनन दर करीब 1.5% से घटकर 1.4 हो गई। अब यूरोप के औसत के करीब ही इसकी प्रजनन दर है, ये भी कहा जा सकता है। हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। खोया दोनों देशों ने इस पूरे युद्ध के दौरान इन 4 सालों में है, लेकिन बड़ी अहम बात यह कि आखिर रुकेगा कौन? जिसने खोया, क्या अब वो उस चीज को का एहसास करते हुए रुकेगा? जवाब है नहीं। 4 साल ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये एक हंसते खेलते मुल्क के खंडहर में तब्दील होने की दास्तान है। जहां कल तक खुशियां थी, आज वहां सिर्फ सिसकियां और बारूद का धुआं है। हजारों घर उजड़ गए, लाखों यादें राख हो गई और मुल्क अब सिर्फ विधवाओं और अनाथों का देश बनकर रह गया है। चार साल ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये एक हंसते खेलते मुल्क के खंडहर में तब्दील होने की दास्तान है। 4 साल पहले जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ मिसाइलों की चीखें हैं और मलबे की खामोशी है। यूक्रेन जो कभी यूरोप की रोटी की टोकरी कहलाता था, आज विधवाओं और अनाथों का देश बन चुका है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो जख्म है जो शायद सदियों तक न भरे। हर तरफ सिसकियां हैं, हर तरफ मातम है। जवान बेटे सरहदों पर शहीद हो रहे हैं और पीछे रह गई माओ की आंखों का पानी सूख चुका है। यूक्रेन में आज पैदाइश के आंकड़ों में भारी गिरावट है, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन कम पड़ती जा रही है। मौत का ये तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पलायन ये शब्द सुनने में जितना छोटा है, इसका दर्द उतना ही गहरा है। लाखों लोग अपना घर,
अपनी यादें, अपनी जड़ें छोड़कर ऐसे भागे जैसे उन्हें जबरदस्ती उनके वजूद से बेदखल कर दिया गया हो। अपनी ही जमीन पर बेगाने हुए ये लोग आज दुनिया के अलग अलग कोनों में पनाह मांग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये लोग कभी वापस लौटेंगे? क्या वो गलियां कभी फिर से आबाद होंगी? नुकसान सिर्फ एक तरफ नहीं, सरहद के दोनों पार इंसानी लहू बह रहा है। रूस हो या यूक्रेन, माएं दोनों तरफ रो रही हैं। ये युद्ध सिर्फ दो देशों की जिद नहीं रहा, ये मानवता की हार बन चुका है। जो आबादी का ढांचा इस जंग ने तबाह किया है, उसे फिर से खड़ा करने में दशक नहीं, शायद सदियां लगेंगी। युवाओं की कमी और बुजुर्गों की बेबसी, यही आज की कड़वी हकीकत है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा हमला हो चुका है। रूस के केमिकल प्लांट पर दरअसल अटैक हुआ। ड्रोन अटैक से केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। सबसे बड़े मेथनॉल प्लांट में भारी तबाही देखने को मिली है। यूक्रेन ने कुबाका पर भी ड्रोन अटैक किया है और उस वजह से यहाँ पर स्थिति हड़कंप वाली मच गई। तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर धमाका हुआ। दरअसल ये धमाका था केमिकल प्लांट में अटैक के बाद का। रूस का केमिकल प्लांट जो पूरी तरह से धराशायी हो गया। धराशायी ड्रोन अटैक से केमिकल प्लांट में आग लगी। सबसे बड़ा ये मेथनॉल प्लांट था जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस की तरफ से बिजली संयंत्रों पर यूक्रेन के अटैक किया गया हो, यूक्रेन ने भी किया है करारा प्रहार। सवाल सीधा, जमीन का एक टुकड़ा बड़ा है या इंसान की जिंदगी? आखिर जिद और कब्जे की ये सनक कितनी और जाने लेगी? बारूद की गंध अब यूक्रेन की हवाओं में घुल चुकी है और आसमान से बरसते ये बम मौत का नया नाम बन चुके हैं। полностью был взят Бахмут. हर धमाके के साथ एक सपना राख हो जाता है। हर मिसाइल के साथ एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। नक्शे पर लकीरें खींचने की इस होड़ ने हजारों घरों के चिराग बुझा दिए। ये सिर्फ जंग नहीं, ये सामूहिक आत्महत्या है, जहां जीतने वाला भी आखिर में राख के ढेर पर ही खड़ा होगा। सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों की जिद ने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया है। कब तक, आखिर कब तक मासूमों का लहू बहता रहेगा? क्या सरहदों का विस्तार इंसानियत के विनाश से ज्यादा जरूरी है? ये कब्जे की नीति नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के कत्ल का दस्तावेज है। इतिहास गवाह है, जमीन तो फिर से हरी हो सकती है, लेकिन जिन कोखों को इस जंग ने सूना कर दिया, उनकी भरपाई कोई साम्राज्य नहीं कर पाएगा। रुकिए, इससे पहले कि ये धरती सिर्फ कब्रगाह बन जाए, इस जिद को विराम देना ही होगा, वरना आने वाला कल पूछेगा, क्या मिट्टी की खातिर इंसान का वजूद मिटाना ही तरक्की थी? सवाल बड़ा है, ये जंग और कितनी जाने लेगी और कितने घर उजड़ेंगे? 4 साल से जारी ये युद्ध क्या अब दशकों की जंग में तब्दील हो चुका है? आज अगर बंदूकें खामोश भी हो गईं, तो उन रूहों को क्या होगा? इस डर और सदमे में मर चुकी हैं। अनिश्चितता का ऐसा काला साया है कि कल का सूरज भी खौफनाक नजर आता है। इतिहास जब इस दौर को लिखेगा, तो वो जीत और हार की बात नहीं करेगा। वो बात करेगा उस बेबसी की, उस वीरानी की और उन मासूमों की जिन्होंने बिना किसी कसूर के अपनी पूरी दुनिया उजड़ते देखी। यूक्रेन आज सिर्फ एक देश नहीं, एक चीख है जो पूरी दुनिया से पूछ रही है, आखिर कब तक?
रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस जंग में सिर्फ इंसानों की सिसक मौजूद रही और कुछ नहीं, और सिर्फ विद्रोह की आग नजर आई। दरअसल जिस तरह से जंग में इंसानियत सिसकती हुई नजर आई, शोक, सदमे, डर और अनिश्चितता यहां पर अभी भी बरकरार है। दोनों तरफ इंसानी नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ा और आज ही युद्ध रुक जाए तब भी असर लंबे समय तक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जनसंख्या ढांचे का नुकसान जल्द ही भर पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ तमाम रिपोर्ट सामने आए, ऐसा लगता है उसमें भी कई दशक लग जाएंगे, दशकों तक हालात में सुधार आए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सावधान, दुनिया बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां बस एक चिंगारी के फटने की देर है। जंग की आग ने पूरी मानवता को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चार साल बीत गए लेकिन बारूद की प्यास बुझी नहीं। पिछले 168 घंटे और यूक्रेन की धरती पर गिरा 100 से ज्यादा मिसाइलों का काल। कीव से लेकर उड़ीसा तक, खार्किव से लेकर सुमी तक, आसमान से आग नहीं मौत बरस रही है और पलटवार में मॉस्को की धड़कन भी रुकी है। ये जंग अब सरहदों की नहीं, वजूद मिटाने की जिद बन चुकी है। पिछले 7 दिनों की तस्वीर देखिए। रूस ने कीव पर वो प्रहार किया कि पूरा शहर सिहर गया। 100 मिसाइलें, सैकड़ों सुसाइड ड्रोन्स और निशाना। यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी यानी उसका ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब साफ है, पुतिन की रणनीति भी साफ है। यूक्रेन को अंधेरे और ठंड में घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। कीव की ऊंची इमारतों से जब आग की लपटें निकलती हैं, तो मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा होता है। रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मासूमों की चीखें और मलबे में तब्दील होते आशियाने। ये हमला सिर्फ जमीन पर नहीं, यूक्रेन की रूह पर है। नक्शे पर नजर दौड़ाइए। उड़ीसा, खार्किव, सुमी, नेप्रोपेट्रोवस्क, पोल्टावा, माइक्लोलाइव, किरोवोग्राद और वो डोनबास का इलाका, लुहांस्क और डोनेस्क। ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां बारूद की गंध ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब ये शहर दहल न उठे हों। रूस के फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के हथियारों के गोदामों को शमशान बना दिया। जहां कल तक बाजार थे, आज वहां सिर्फ खौफ का सन्नाटा है। ये पुतिन का वो फुल स्केल वॉर है जिसमें रहम की कोई गुंजाइश नहीं। और आइए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। तो 5वें साल में प्रवेश करते हुए रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी है। ताबड़तोड़ प्रहार लगातार किया जा रहा है रूस और यूक्रेन की तरफ से। अब जानकारी ये सामने आई है कि ज़ैपोरिज़िया पर ताबड़तोड़ हमला किया, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और इस हमले में इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिस जगह पर आम इंसान है उस जगह पर सीधे सीधे हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, युद्ध के 5वें साल पर रूस ने किया है बड़ा दावा। युद्ध के 5वें साल पर रूस का बड़ा दावा है। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन में 670 लड़ाकू विमान यूक्रेन ने खोए हैं इस युद्ध में। यूक्रेन ने 283 हेलीकॉप्टर में, दरअसल बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 27,000 टैंक भी तबाह हो चुके हैं। 283 हेलीकॉप्टर, 27,000 से ज्यादा टैंकों का तबाह होना अपने आप में ही आंकड़ा दिखाता है कि रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में यूक्रेन ने क्या खोया है, कितना खोया है। नुकसान रूस का भी हुआ, लेकिन रूस के मुकाबले खोने वालों की संख्या में यूक्रेन की संख्या काफी ज्यादा नजर आती है। यहाँ पे जान माल का नुकसान बड़े स्तर पर देखने को मिला है।
लेकिन ज़ेलेंस्की खामोश नजर नहीं आ रहे हैं। कीव जल रहा है, मॉस्को की रातों की नींद भी उड़ाई जा रही है। यूक्रेन का पहला और सबसे बड़ा टारगेट दरअसल मॉस्को ही है। जब भी मौका मिलता है, यूक्रेनी ड्रोन रूस के दिल को दहलाने पहुंच जाते हैं। रूस की राजधानी में बजते रेड सायरन पुतिन की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। ये आंख के बदले आंख की लड़ाई है। मॉस्को की ऊंची इमारतों के पास जब धमाके होते हैं तो संदेश साफ है कि जंग अब सिर्फ यूक्रेन की सड़कों पर नहीं, रूस के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन अब रूस की नसों पर वार कर रहा है। रूसी तेल रिफाइनरी और सप्लाई लाइनों पर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स काल बनकर गिर रहे हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अगर रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी तो पुतिन की मशीनरी जाम हो जाएगी। भले ही पश्चिमी मदद में देरी हो रही हो, लेकिन यूक्रेन का लोकल मेड ड्रोन प्रोग्राम रूस के लिए सिरदर्द बन चुका है। ये वार पलटवार का वो चक्र है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को लगा था कि यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना पीछे हटने को तैयार ही नहीं। अगर रूस मिसाइलों से शहर दर शहर शमशान बना रहा है, तो यूक्रेन भी मौत के इन परिंदों यानी ड्रोन्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। मिसाइल का जवाब अब सीधे ड्रोन से दिया जा रहा है। यूक्रेन की ये सुसाइड ड्रोन रूस की सप्लाई लाइन और तेल रिफाइनरियों पर काल बनकर गिर रहे हैं। नुकसान सिर्फ एक तरफ नहीं, कीव जल रहा है तो आंच अब रूस के अंदरूनी ठिकानों तक भी पहुंच रही है। ये लो कॉस्ट वारफेयर रूस की अरबों की मिसाइलों को चुनौती दे रहा है। जिद दोनों तरफ है और तबाही भी दोनों तरफ। ज़ेलेंस्की का संदेश साफ है, मिसाइल दागोगे तो ड्रोन से दहलना भी होगा। सवाल वही है, आखिर कब तक? कीव की सिसकियां और मॉस्को का डर दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसका अंत खौफनाक हो सकता है। ट्रंप की कूटनीति हो या नेटो की धमकियां, जमीन पर सिर्फ मौत का तांडव है। 4 साल की ये जंग अब उस मोड़ पर है जहां कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। घर उजड़ रहे हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। याद रखिए, इस जंग में जो भी जीतेगा, इंसानियत की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सवाल ये है कि इन 4 सालों की जंग में यूक्रेन ने आखिर क्या कुछ खोया है। लगातार इस तरह की परिस्थितियां जो बनी हैं यूक्रेन के सामने, वो उसे और भी ज्यादा मुश्किल भरे हालात में डाल देती हैं। यूक्रेन के 20% हिस्से पर अभी तक रूस कब्जा कर चुका है, रूस काबिज है। रूसी कंट्रोल में 75,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र आ चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, बाखमुत, ये वो इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा हो चुका है। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिक मारे गए। 60 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़ा क्योंकि वो मजबूर थे। यूक्रेन की जीडीपी में 30 से 40% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। तो क्या पुतिन आधुनिक हथियारों के जरिए भविष्य का प्लान सेट कर चुके हैं, जिस तरह से वो हथियारों का इस्तेमाल कर रखे हैं और लगातार अपनी सैन्य ताकत को धार देने की कोशिश कर रखे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आइए बताते हैं कि आखिर पुतिन के आधुनिक हथियार, क्या ये एक भविष्य का बड़ा प्लान है? रूस तीनों सेनाओं को और भी ज्यादा आधुनिक बनाने की तैयारी में है। रूस की सेना न्यूक्लियर ट्रॉयड को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। रूस परमाणु हथियारों को और आधुनिक बनाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। रूस पुराने हथियारों को और भी ज्यादा अपडेट करेगा। रूसी सेना भविष्य के खतरे को देखते हुए ये फैसले ले रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए। पुतिन अपनी सेना को, चाहे बात वो ये कहा जाए कि युद्ध के लिहाज से हो या खुद को बचाने के लिए, हर रूप में वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं। 4 साल से रूस यूक्रेन जंग में किसके सैनिक की कितनी मौत हुई और क्या नुकसान हुआ है, वो भी आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये तबाही के 4 साल काफी विध्वंसक वाले रहे।
आक्रमण बहुत जोरदार था। कितने दिन का ये युद्ध चला, तो जवाब है 1461। आज के दिन 1461 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और 20% हिस्से पर यूक्रेन के रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सैनिकों की मौत की बात की जाए तो 3,25,000 रूसी सैनिकों की जान इन 4 सालों में गई है। वहीं यूक्रेन ने अपने 1,40,000 सैनिकों को खोया है। तो रूस की तरफ से हवाई हमले भी 2 लाख से ज्यादा की संख्या में किए गए। यूक्रेन ने हवाई हमले किए 50,000 से ज्यादा बार। शांति बातचीत जरूर इस बार हुई 16 बार और हर बार ये बातचीत बेनतीजा ही रही। वहीं इस बीच ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात हुई थी एक बार, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। वो भी बातचीत बेनतीजा ही रही। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जंगी आहट के बीच ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अभी भी बरकरार है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जंगी आहट के बीच ईरान में बड़ा हादसा हुआ है। जंगी आहट के बीच में ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। परमाणु प्लांट इस्फान में पूरी तरह से मलबा फैला हुआ है। ये तस्वीरें उसी हादसे की हैं। चारों तरफ जहां नजर जाएगी यहां पर सिर्फ आपको मलबे की ही तस्वीर नजर आएगी। ईरान में बड़ा हादसा हुआ है। ईरान में बड़े हादसे के तौर पर ईरान की सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका की बहुत बड़े युद्ध की तैयारी आई है सामने, वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, अमेरिका की बड़े युद्ध की तैयारी यहां पर साफ तौर से नजर आती है। मध्य पूर्व में अमेरिका के 200 फाइटर जेट यहां पर पाए गए हैं। बताया जा रहा है ईरान के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात यहां पर है। अमेरिका के टारगेट पर कई परमाणु ठिकाने भी हैं। ये भी बड़ा दावा इस बीच किया जा रहा है। अमेरिका के निशाने पर ईरान है, ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, लेकिन जवाब देने के लिए ईरान की भी है बड़ी तैयारी। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध तेज हो गई है और समंदर की लहरों पर जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। खाड़ी के पानी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुके हैं और उधर तेहरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने साफ कर दिया कि ईरान झुकेगा नहीं। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाने वाला है? तस्वीरें देखिए, ये जंग की तैयारी है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही खाड़ी में लंगर डाल चुका है और दूसरी जंगी बेड़ा तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा है। वाशिंगटन ने साफ कर दिया कि ईरान को अब उसकी शर्तों पर ही आना होगा। यूरेनियम संवर्धन बंद करो, मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाओ और क्षेत्रीय संगठनों को पालना बंद करो। यह वाशिंगटन का वो अल्टीमेटम है जिसे ईरान सीधे सीधे सरेंडर मान रहा है। लेकिन तेहरान का ये तेवर देखिए। सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दुनिया को बता दिया कि ईरान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के लिए उसका परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम उसकी ढाल है और वो इस ढाल को फेंकने को तैयार नहीं। तेहरान की गलियों में गूंजते नारे और अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों की हलचल बता रही है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब बेहद खौफनाक होगा। विशेषज्ञों की माने तो अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका का निशाना ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने होंगे। लेकिन क्या ईरान चुप बैठेगा? ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं है। अगर खाड़ी में एक भी मिसाइल चली तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जमींदोज हो जाएगी। ईरान पहले से ही कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, लेकिन युद्ध की स्थिति में तेल की सप्लाई रुक सकती है। होर्मुज जहां से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है, अगर ईरान ने उसे ब्लॉक किया तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बयानबाजी तेज है, सेनाएं आमने सामने हैं,
डिप्लोमेसी दम तोड़ रही है। क्या ये तनाव किसी बड़े संघर्ष में तब्दील होगा? क्या 2026 की ये गर्मियां इतिहास में सबसे खूनी साबित होंगी? फिलहाल शांति की उम्मीद कम है और विनाश की आशंका ज्यादा है, क्योंकि जब जिद और वजूद की लड़ाई शुरू होती है तो फिर सिर्फ बारूद बोलता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी आर्मी में अब फूट पड़ चुकी है। बड़ी खबर, लगातार ईरान पर दबाव बनाने वाला अमेरिका अब खुद आर्मी से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है दो अलग अलग राय। हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी आर्मी में फूट है। अमेरिकी आर्मी में जॉइंट चीफ केन ने बड़ी चेतावनी दी, ईरान पर हमला लंबी और जटिल लड़ाई में बदल सकता है। अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस सकता है। ये बात खुद अब अमेरिका की आर्मी की तरफ से भी है। क्या अमेरिका का सुपर पावर होने का गुमान चकनाचूर हो चुका है? क्या ईरान को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही सेना ने हवा निकाल दी? जिस ईरान को ट्रंप मिट्टी में मिलाने की हुंकार भर रहे थे, उसी ईरान की हकीकत ने अमेरिकी जनरल के पसीने छुड़ा दिए। ट्रंप कहते हैं कि जंग तो हम बाएं हाथ से जीत लें, लेकिन उनके अपने जनरल रेन कैन कह रहे हैं कि साहब ये आग से खेलने जैसा होगा। ललकार, धमकी और फिर वही पुराना अमेरिकी अहंकार। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि उनकी एक हुंकार से तेहरान घुटने टेक देगा, लेकिन हकीकत की चोट जब अपनों ने मारी तो ट्रंप की कलई दुनिया के सामने खुल गई। अमेरिकी मीडिया में आए बवाल ने साफ कर दिया कि जिस सेना के दम पर ट्रंप वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछा रहे हैं, उसी सेना ने उन्हें आईना दिखा दिया। जनरल डेन केन, जो अमेरिकी सेना के सर्वोच्च पद ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ पर बैठे हैं, उन्होंने साफ कहा कि हथियार कम है, सहयोगियों का साथ नहीं है और ये जंग अमेरिका को दलदल में फंसा देगी। यानी ट्रंप की जिद के आगे हकीकत का पहाड़ खड़ा है, और वो पहाड़ है ईरान। क्या अमेरिका को लगता है कि ईरान की ताकत सिर्फ कागजों पर है? तो सुन लीजिए, ईरान के पास वो कोबरा V8 है जो F-35 को अंधा कर सकता है। उसके पास वो मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेड़े को कब्रगाह बना सकती हैं। अमेरिकी जनरल जानते हैं कि ईरान की ताकत हवाई नहीं है। ये वो मुल्क है जो प्रतिबंधों की आग में तपकर फौलाद बन चुका है। तेहरान की गलियों से उठने वाली हुंकार आज वाशिंगटन की सुरक्षा गलियारों में खौफ बनकर गूंज रही है। बौखलाए ट्रंप अब सोशल मीडिया पर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जनरल मेरे साथ है, जंग तो हम आसानी से जीतेंगे। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर पेंटागन के अंदर ये बवाल क्यों है? क्यों अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनकी हवाई सुरक्षा कवच में छेद हो चुके हैं? ट्रंप की जिद ने अमेरिकी फौज को दो फाड़ कर दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति की ईगो है तो दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की जान का सौदा है। क्या ट्रंप अपने अहंकार की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है? इतिहास गवाह है, जब सेना और सत्ता में फूट पड़ती है तो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। ट्रंप ईरान को ललकार तो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी फौज तैयार नहीं है। क्या ये सुपर पावर के अंत की शुरुआत है? क्या ट्रंप की ये जिद अमेरिका को उस गर्त में ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है? फिलहाल अमेरिका के अंदर मचा ये बवाल बता रहा है कि ईरान का खौफ वाशिंगटन की दीवारों को हिला चुका है। तो सवाल उठता है कि घेराबंदी हर तरफ से हो रही है, लेकिन अमेरिका ईरान पर हमला कहां पहले कर सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आइए वो आपको बता देते हैं। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने अलग अलग टारगेट सेट कर रखे हैं, उसमें पहला टारगेट है ईरान का परमाणु प्लांट।
ये सबसे संवेदनशील और सबसे मुख्य टारगेट माना जा रहा है। वहीं जो दूसरा टारगेट है अमेरिका का, वो है ईरान का मिसाइल सिटी। ये भी एक बड़ी चुनौती अमेरिका और इजराइल के लिए है, इसीलिए ये भी टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा टारगेट अमेरिका का है, वो है IRGC हेडक्वार्टर, जो बड़ी चुनौती दे रहा है अमेरिकी सेना को। IRGC को तो आतंकी गठबंधन के तौर पर, आतंकी संगठन के तौर पर एक तरह से घोषित किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से। चौथा टारगेट है ऑयल फील्ड और बंदरगाह, और पांचवा टारगेट है खामनेई का बंकर, क्योंकि खामनेई लगातार दबाव में आते हुए या कंट्रोल में आते हुए नजर नहीं आते, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव बनाने की रणनीति है। क्या आपने कभी सोचा कि बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल दागे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान महज एक लोहे का डिब्बा बन सकता है? जी हाँ, ईरान ने वो कर दिखाया जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। नाम है कोबरा V8, एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो 300 किलोमीटर दूर से ही अमेरिका के 800 करोड़ के F-35 को अंधा कर सकता है। आखिर क्या है ये अदृश्य दीवार और कैसे ये मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है, देखिए रिपोर्ट। ना बारूद की गंध, ना मिसाइलों का शोर। लेकिन तबाही ऐसी, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी सिहर जाए। यह है ईरान का कोबरा V8, जो स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिसने अदृश्य तरंगों का ऐसा जाल बुना कि पेंटागन की रातों की नींद उड़ गई है। इसे विशेषज्ञों ने अदृश्य दीवार का नाम दिया है, जो दुश्मन के विमानों के लिए मौत का जाल है। गौर से देखिए इस तकनीक को। 300 किलोमीटर की रेंज, कोबरा V8 का हमला किसी मिसाइल जैसा नहीं होता। ये दुश्मन के रडार, GPS और सैटेलाइट संचार को पूरी तरह जाम कर देता है। कल्पना कीजिए कि अमेरिकी पायलट अपनी सबसे महंगे F-35 में बैठा हो, लेकिन उसके स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा हो। उसे पता नहीं कि हमला कहां से हो रहा है। ईरान का दावा है कि कोबरा V8 ने अमेरिका के अरबों डॉलर के स्टेल्थ घमंड को मिट्टी में मिला देगा। सिर्फ विमान ही नहीं, आज की जंग का सबसे बड़ा खतरा ड्रोन स्वार्म है, यानी ड्रोन्स का झुंड भी इसके सामने खिलौना है। कोबरा V8 इनके कंट्रोल सिग्नल को काट देता है, जिससे ये ड्रोन या तो आपस में टकराते हैं या पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ते हैं। होर्मुज से लेकर परमाणु केंद्र तक ईरान ने इस कोबरा को तैनात कर दिया है। कम लागत लेकिन मारू असर। जहां एक F-35 की कीमत 800 करोड़ से ज्यादा की है, वहीं कोबरा V8 चंद करोड़ में तैयार होकर अमेरिका के अरबों के निवेश को जीरो कर देगा। यानी ये मिडिल ईस्ट का एक नया गेम चेंजर है। और इस बीच एक बड़ी खबर, सऊदी अरब की रॉयल फैमिली का बड़ा दावा है। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ने दावा किया है ईरान में सत्ता परिवर्तन से ही शांति आएगी। सत्ता में
परिवर्तन के लिए अब ईरान पर अटैक हो, यानी कि ये मान के चलिए जिस तरह से तनाव है, अब सऊदी अरब की तरफ से ईरान पर हमले की आवाज बुलंद हो रही है। कहा जा रहा है कि ईरान में जिस तरह से हालात हैं वहां पर सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और यही बात बार बार इजराइल और यही बात अमेरिका की भी तरफ से कही जा रही है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की तरफ से तो यहां तक कहा जा चुका है कि सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान पर अटैक किया जाना चाहिए। ईरान का कोबरा V8 जिसने चुनौती तो दे दी, लेकिन क्या दुनिया की महाशक्ति अमेरिका चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। अब जंग जमीन पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ईरान की अदृश्य दीवार है तो दूसरी तरफ अमेरिका का एंग्री किटन। ये एक ऐसा सिग्नल युद्ध है जहां जो पहले डिकोड करेगा वही जीतेगा। क्या अमेरिका के पास ईरान के इस कोबरा का तोड़ है? ईरान के कोबरा V8 की तैनाती ने सामरिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। लेकिन व्हाइट हाउस के रणनीतिकार बेखबर नहीं है। अमेरिका ने इस खतरे के जवाब में अपने सबसे घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरियर EA-18G ग्रोलर को मोर्चे पर उतार दिया है। ये विमान नहीं, उड़ता हुआ जैमर है, जिसका काम है दुश्मन की तरंगों को उसी की ओर मोड़ देना। कोबरा के जहर को उतारने के लिए अमेरिका लाया है एंग्री किटन। ये वो जैमिंग पॉड्स है जो डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। ये कोबरा V8 के जैमिंग सिग्नल को पकड़ते हैं, उसे डिकोड करते हैं और फिर एक ऐसे काउंटर सिग्नल भेजते हैं कि दुश्मन का सिस्टम ही हैंग हो जाए। ये 21वीं सदी की अदृश्य जंग है। यहाँ जीत उसकी होगी जिसके पास बेहतर एल्गोरिदम है। ईरान अपनी सीमाओं और रणनीतिक इलाकों में कोबरा की ढाल बना रहा है, तो अमेरिका अपनी डिजिटल फ्रीक्वेंसी से उस ढाल में सुराख करने की कोशिश में जुटा है। ये एक ऐसा शतरंज है कि जहाँ हार का मतलब है अरबों डॉलर की तकनीक का खाक होना। आज के युद्ध में बारूद की जरूरत कब होती जा रही है? कोबरा V8 ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही तरंगे हैं तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान को भी अंधा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि मिडल ईस्ट की इस बिसात पर कोबरा भारी पड़ता है या अमेरिका का ईगल। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।